Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 18th of July 2023. Let's begin nursing MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is, which among the following is a filamentous bacteria? इनमें से फिलामेंटस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपको बताना है। माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट, एक्टिनोमाइसिटीज या फिर विब्रियोज। जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फिलामेंट्स मौजूद हों। बेसिकली इन बैक्टीरियाज को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये एक लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। बेसिकली इस प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सेल डिवीजन होने के बाद सेल पिछली सेल से सेपरेट नहीं हो पाती और एक दूसरे से आगे जुड़ती हुई सेल डिवाइड होती रहती है। तो ये बैक्टीरिया इस प्रकार से एक फिलामेंट के रूप में, लंबे धागे के रूप में, थ्रेड के रूप में ग्रो कर जाता है। यही चीज फिलामेंटस बैक्टीरिया के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो है फिलामेंटस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज मायरी, एक्टिनोमाइसिटीज इजराइली, ये सभी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज असेसिंग द पेशेंट्स एब्डोमेन, विच शुड द नर्स डू फर्स्ट? आप किसी पेशेंट के एब्डोमेन का असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो असेसमेंट के दौरान सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, अस्कल्टेट करेंगे। ऑप्शन बी, परक्यूशन करेंगे। ऑप्शन सी, इंस्पेक्शंस करेंगे या फिर ऑप्शन डी, पाल्पेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आप एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं, तो आपको सबसे पहले जाकर इस पेशेंट के अंदर एब्डोमेन एरिया को विजुअलाइज करना है, अपने आँखों से देखना है कि उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी देखने से तो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद आप स्टेथोस्कोप की मदद से एब्डोमेन एरिया में मौजूद साउंड को सुनेंगे, यानी अस्कल्टेट करेंगे कि कुछ एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं जनरेट हो रहे हैं वहाँ पर। ये आपका सेकंड प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आप अपने हाथों से एब्डोमेन को दबाकर, टच कर, फील करके देखेंगे। ये चीज़ पाल्पेशन कहलाती है। और फिर वहाँ पर एब्डोमेन एरिया के ऊपर हल्की-हल्की टैपिंग करके, टैपिंग के बाद निकलने वाले साउंड को सुनेंगे। इसे आप परक्यूशन का नाम देते हैं। तो इस सीक्वेंस में आपको हमेशा एब्डोमेन का असेसमेंट करना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न की बात ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल बॉडी असेसमेंट किया जाता है, तो उसमें हम पहले पाल्पेशन करते हैं, उसके बाद अस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा क्यों है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एब्डोमेन एरिया के अंदर असेसमेंट करेंगे, तो इंस्पेक्शन के बाद जस्ट अस्कल्टेशन करते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पहले पाल्पेशन कर दिया, पेट को दबाकर चेक किया, तो उसमें पेट के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जो अ, एरिया ऑफ लोकेशन है, वो बदल सकता है। और इसके बाद जब आप अस्कल्टेट करेंगे, तो इससे आपको प्रॉपर साउंड नहीं सुनाई देगा, एग्ज़ैक्ट कंडीशन डायग्नोज़ नहीं होगी। इसलिए आपको जाते ही पेशेंट के पेट को सबसे पहले देखना है, उसके बाद साउंड सुनना है स्टेथोस्कोप की मदद से, फिर हाथ लगाकर उसे दबाकर चेक करना है, यानी पाल्पेट करना है, और फिर हल्के-हल्के हाथों से एब्डोमेन के ऊपर टैपिंग करनी है।
उसे हल्का हल्का हिट करना है और साउंड सुनना है यानी परक्यूशन करना है। इस तरह से ये 4 असेसमेंट टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the placental abnormality in which accessory lobe is developed from the activated villi on the chorionic levy is। आपको उस एबनॉर्मल प्लेसेंटा टाइप के बारे में बताना है जिसमें एक्सेसरी लोब का निर्माण एक्टिवेटेड विलाई ऑन कॉरियोनिक लेवे से होता है। क्या ये प्लेसेंटा रिएटा है, प्लेसेंटा स्पूरिया है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस है या फिर प्लेसेंटा मार्जिनाटा है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेसेंटा सक्सीचुरियाटा। सिंपली कहें तो ये प्लेसेंटा का मेन लोब है और ये एक सेकेंड एक्सेसरी लोब है। अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं तो ये चीज़ जो है प्लेसेंटा सक्सीचुरिएटा के नाम से जानी जाती है। और अगर इन दोनों लोब्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्लड वेसल्स नहीं हो तो ये चीज़ प्लेसेंटा स्पूरिया के नाम से जानी जाएगी। याद रखिएगा, सक्सेंचुरिएटा में तो कम्युनिकेशन पाया जाता है दो लोब्स के बीच में, लेकिन स्पूरिया कंडीशन में कम्युनिकेशन ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। इस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the process of rapidly releasing negative emotions is known as। रैपिडली अपने नेगेटिव इमोशंस को रिमूव करना, निकालना, रिलीज करना क्या कहलाता है? रिमिनेंस थेरेपी, हिप्नोसिस, बायोफीडबैक, कैथरेसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अपने नेगेटिव इमोशंस को रैपिडली रिलीज करना, बाहर निकालना कैथारसिस के रूप में जाना जाता है। कैथारसिस इज द टर्म टू रिलीज नेगेटिव इमोशंस रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय। इनमें से किसने मलेरिया पैरासाइट को डिस्कवर किया था, खोजा था? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, लेवरेन या फिर रोनाल्ड रॉस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेवरॉन। यस, अगर आपने रोनाल्ड रॉस को चुना है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ दिया था क्योंकि इन्होंने मलेरिया डिजीज़ के ट्रांसमिशन के बारे में बताया था। मलेरिया डिजीज़ कैसे फैलता है उसके बारे में बताया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया पैरासाइट को किसने सबसे पहले ढूंढा था, डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर जाएगा लेवरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटल बेड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू। प्लेसेंटा के ब्लड में प्लेसेंटा के बेड में सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? विलाइस के थ्रू, स्पाइरल आर्टरीज के थ्रू, कॉरियोनिक मेम्ब्रेन्स के थ्रू या फिर अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू? प्लेसेंटल बेड में सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।
स्पाइरल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटल बेड में सर्कुलेशन होता है। हमारा जो यूट्राइन आर्टरी होती है, इसकी टर्मिनल ब्रांचेस को स्पाइरल आर्टरीज के नाम से जानते हैं और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी संख्या 120 से 200 के बीच में होती है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो यूट्राइन आर्टरी होती है, इसकी टर्मिनल जो ब्रांचेस होती हैं, इसकी जो आगे जाके फाइनल ब्रांच बनती हैं, उन्हीं को हम स्पाइरल आर्टरीज के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या 120 से 200 तक होती है। इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को इंटरविलस स्पेस और प्लेसेंटा तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट after a having a splenectomy. In immediate post-operative period, the nurse specifically should monitor for which potential complication, select all that apply. किसी पेशेंट को स्प्लीनेक्टोमी प्रोसीजर हुआ था। इस स्प्लीनेक्टोमी प्रोसीजर के जस्ट बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एज अ नर्स आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से किस कॉम्प्लिकेशन के डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक से ज़्यादा सही आंसर्स हो सकते हैं। क्या इसे शॉक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है या पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लीनेक्टोमी होता क्या है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, स्प्लीन प्लस एक्टोमी, यानी कि सर्जरी के द्वारा स्प्लीन को रिमूव करना। सर्जरी के द्वारा स्प्लीन को रिमूव करना स्प्लीनेक्टोमी प्रोसीजर के रूप में जाना जाता है। और ये कब कर सकते हैं? मान लीजिए क्लाइंट को स्प्लीन एरिया में इंजरी हो गई या फिर ऐसी कोई डिजीज हो गई जो ठीक नहीं हो सकती, कोई ट्यूमर हो गया, तो उस केसेस के अंदर हम स्प्लीन को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं। अब स्प्लीन की एनाटॉमिकल पोजीशन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल करीब इस हिस्से पर स्प्लीन पाया जाता है, दिस इज स्प्लीन। ये एक छोटी स्ट्रक्चर होती है जो हमारे एब्डोमेन कैविटी में रिब्स के नीचे स्टमक के बिल्कुल पास पाई जाती है और इनका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करना। और लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी मेंटेन होती है। तो सिंपली कह सकते हैं कि स्प्लीन जो होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखने का काम करता है। अब वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। क्या स्प्लीनेक्टोमी के बाद क्लाइंट को शॉक जैसी कंडीशन हो सकती है? सोचिएगा। यस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। स्प्लीनेक्टोमी के बाद क्लाइंट को शॉक हो सकता है। हमारा जो स्प्लीन है, इस स्प्लीन के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड सप्लाई पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो जब हम इस क्लाइंट के अंदर सर्जरी करते हैं तो स्प्लीन रिमूवल के बाद हाई वेस्कुलर एरिया होने के कारण यहाँ पर ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो इस पेशेंट के शॉक में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लगातार इस पेशेंट को शॉक में तो नहीं जा रहा है, इस चीज़ के लिए मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, इन्फेक्शन की। किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन सर्जरी के बाद होने में थोड़ा समय लगता है
और इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स आने में और ज़्यादा समय लगता है। तो इन्फेक्शन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्लाइंट को कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सिर्फ आपको वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डेवलप and it take more time to show sign and symptoms of infection. So option 2 incorrect here. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन 3 में बताए गए पॉइंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। देखिएगा, हमारा जो स्प्लीन होता है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन के रास्ते में नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, इंटेस्टाइन से थोड़ा हटकर ये पाया जाता है। तो अगर हम इससे रिमूव करते हैं तो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता। सो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत माना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या इस सर्जरी के बाद क्लाइंट का पेट फूल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंड हो सकता है? ऑप्शन 4 यहाँ पर पाया जा सकता है, इस कंडीशन के होने की संभावना है। हमने आपको बताया कि स्प्लीन हाईली वैस्कुलर एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई पाई जाती है। तो जब हम इस एरिया को रिमूव करेंगे, स्प्लीन को रिमूव करेंगे, तो ब्लड वेसल्स कट डाउन होंगी और आफ्टर प्रोसीजर वहाँ पर रिमेनिंग ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो ब्लीडिंग के कारण क्लाइंट का जो है एब्डोमेन डिस्टेंड हो सकता है। तो क्लाइंट में अगर एब्डोमेन डिस्टेंड हो रहा है तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना चाहिए। हो सकता है इट इज ड्यू टू द ब्लीडिंग। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आपका है पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। क्या इसमें लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ऑप्शन 5 बिल्कुल सही माना जाएगा। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है, हमने आपको बताया कि हमारा जो स्प्लीन है वो स्टमक के लगभग लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ मौजूद होता है और इसी जगह पर अपना डायफ्राम भी पाया जाता है। ये डायफ्राम वाला हिस्सा आ गया, इसके जस्ट नीचे स्प्लीन है यहाँ पर। तो जब हम स्प्लीन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो कहीं न कहीं इस एरिया में क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो क्लाइंट जो है डिफेंसिव शैलो ब्रीथिंग कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन या रेस्पिरेशन क्लाइंट का अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर शॉक, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस क्लाइंट में डेवलप हो सकते हैं आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the least common cause of large bowel obstruction? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे लीस्ट कॉमन कारण कौन सा है यह आपको बताना है। यानी इन चारों ऑप्शंस में से किसकी वजह से सबसे कम बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए अडैशंस, ऑप्शन बी डाइवर्टिक्यूलाइटिस, ऑप्शन सी वॉल्वुलस, ऑप्शन डी नियोप्लाज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अडैशन। अडैशन का वैसे हिंदी सिंपल मीनिंग आप ये देखेंगे तो होता है किसी भी दो चीज़ों का आपस में चिपक जाना। यानी इंटेस्टाइन आपस में चिपक जाए तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से एडेशन के रीज़न की वजह से सबसे कम बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस डेवलप होते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस कंडीशन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर छोटे-छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिनमें फूड एक्यूमुलेट होकर इन्फेक्शन कर सकता है जिससे इन्फ्लामेशन और फिर जाकर ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना रहती है। वॉल्वुलस कंडीशन का मतलब होता है जब हमारी इंटेस्टाइन
कहीं से इस तरह से अप मुड़ जाए, यानी कि स्पाज़्म आ जाए, उसमें ऐंठन आ जाए, मुड़ जाए, उसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आगे मूवमेंट ना कर पाएँ, तो इस चीज़ को वॉल्वुलस कहा जाता है। नियोप्लाज़्म का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन में किसी जगह पर ट्यूमर लाइक कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाए, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ़ एडेशन एक ऐसा कारण है इन चारों ऑप्शंस में से जिसकी वजह से सबसे कम लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। डाइवर्टिक्युलाइटिस, वॉल्वुलस और नियोप्लाज़्म इन तीनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when a patient is not aware of his or her mental disorder, it is called। जब किसी व्यक्ति को जो कि मानसिक रूप से बीमार है, उसे ये पता ही नहीं चले कि उसे कोई मानसिक रोग है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए impaired awareness, ऑप्शन बी disorientation, ऑप्शन सी lack of insight, ऑप्शन डी unconsciousness। किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को मानसिक रोग है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो मानसिक रोगी है, उसमें कुछ कमी है, वो उसी के साथ अपना जीवन जिए जा रहा है, तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट की जाएगी? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी लैक ऑफ इनसाइट। अगर किसी क्लाइंट को ये पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है और वो उस बीमारी के साथ ही लगातार अपना जीवन जी रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं द क्लाइंट इज़ नॉट हैविंग इनसाइट अबाउट हिज़ हेल्थ। और अगर मान लीजिए क्लाइंट में इनसाइट मौजूद है, तो क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये एब्नॉर्मैलिटी फेस हो रही है। क्लाइंट को इस सिचुएशन में ये पता चल रहा है कि उसके शरीर में कोई ना कोई बदलाव हुआ है, उसकी मेंटल हेल्थ में किसी तरह का बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा होना प्रेजेंस ऑफ इनसाइट कहलाता है और क्लाइंट को पता ही नहीं चले बदलाव के बारे में, दूसरे लोग उसे बताएं या नोटिस करें, तो ये लैक ऑफ इनसाइट अबाउट द डिजीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईसीटी is considered most effective in treating patient with इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इनमें से किस पेशेंट के ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव मानी जाएगी? ऑप्शन ए इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया, मेनिया, सब्सटेंस एब्यूज, एंजाइटी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, लेकिन इनमें से आप बताएं कि कौन से कंडीशन के ट्रीटमेंट में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेनिया पर तो बिल्कुल आंसर सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बिल्कुल सही हैं। अब सब्सटेंस अब्यूज़ भी आप थोड़ा-सा सोचने के बाद रिमूव कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है इसके बाद आप कंफ्यूज होंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर। तो फाइनली इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आप इसे अवॉइड करके ऑप्शन डी को आंसर चुनेंगे, जो कि बताऊं मैं गलत आंसर है। देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जैसा कि एम्स नॉरसेट हमेशा करता है। सो यहाँ पर ये जो मेलानकोलिया शब्द आप देख रहे हैं ना, इसका सिंपल मतलब ही डिप्रेशन होता है। यानी कि पर्सन बहुत ही डीप डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर है। और ये जो इन्वोल्यूशनल मेलानकोलिया है, ये है मोस्टली मेनोपॉज़ के दौरान या एंड्रोपॉज़ के दौरान मिडल एज्ड अडल्ट पर्सन्स में देखने को मिलता है। इसमें पर्सन इस एज में डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर ईसीटी इफ़ेक्टिव होती है। सो ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
In which condition umbilical cord is attached to the margins of placenta? अगर ये मान लीजिए जैसे प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के बिल्कुल मार्जिन पर अम्बिलिकल कॉर्ड यदि अटैच हो जाए, तो ये किस प्रकार का प्लेसेंटा कहलाएगा? बैटलडोर प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका या फिर वेलामेंटस प्लेसेंटा? The correct answer of this question is option A, बैटलडोर प्लेसेंटा। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है हमारे प्लेसेंटा के बिल्कुल मार्जिन्स पर अटैच्ड हो, बिल्कुल कॉर्नर पर अटैच्ड हो, तो ये चीज़ जो है बैटलडोर प्लेसेंटा के रूप में जानी जाती है। बैटलडोर से आप ये चीज़ याद रखिएगा, आपने बैडमिंटन गेम खेला होगा। बैडमिंटन के अंदर हम जो रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ उस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है। इस तरह से इसे याद रखिएगा। दिस इज़ कॉल्ड बैटलडोर प्लेसेंटा। Next question. Ability of the drug to cause fetal abnormality when administered during pregnancy is known as। किसी भी ड्रग को यदि प्रेगनेंसी के समय लेने पर बच्चे की ग्रोथ में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? थेराप्यूटिक, आइट्रोजेनिक, नोजोकॉमियल, टेराटोजेनिक? Option D is correct here. It is called teratogenic effect. प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आपने कोई ड्रग दी है या फिर उसे कोई पैथोजन से इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई टॉक्सिन बॉडी में चला गया है, तो इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ यदि एबनॉर्मल हो जाती है, तो इस पूरे इफेक्ट को हम टेराटोजेनिक इफेक्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी इज। इनमें से किस कंडीशन के होने पर हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं? सिज़ोफ्रेनिया, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड्स या फिर मेजर डिप्रेशन? ईसीटी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। यानी कि इस प्रोसेस में, इस ट्रीटमेंट मेथड में हम क्लाइंट के स्कल एरिया में, टेम्पोरल एरिया में इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करके सीजर्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे क्लाइंट के सिम्टम्स ठीक होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, मेजर डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा अवसाद की स्थिति में है, तो उस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why humidification is important when a patient is on oxygen therapy? अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पर है, तो इसे ऑक्सीजन देने से पहले इसे ह्यूमिडिफाई क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ माउथ। ऑप्शन सी, टू हेल्प पेशेंट टू ब्रीथ। ऑप्शन डी, टू हेल्प पेशेंट टू बी एट ईज। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर इस प्रकार की एक छोटी सी बॉटल देखी होगी, जिसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं, पानी भर देते हैं और यहाँ से जो एक सिरा ओपन होता है, ये क्लाइंट के ऑक्सीजन मास्क से जुड़ा होता है। पेशेंट है यहाँ पर और दूसरा वाला जो ये सिरा है, ये O2 सोर्स से कनेक्ट होता है।
तो यहाँ से ऑक्सीजन जाती है पानी से मिक्स होकर, फिर आगे पेशेंट तक पहुँचती है। ऑक्सीजन का पानी के साथ मिक्स होकर उसके बाद पेशेंट तक पहुँचना, इस प्रोसेस को हम ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं और ये जो इक्विपमेंट है हॉस्पिटल में आपने लगा देखा होगा, इसे आप मेडिकल ह्यूमिडिफायर डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन को H2O या वाटर के अंदर से होकर गुजारते हैं, तो इसका जो ड्राइंग इफ़ेक्ट होता है, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो अगर हम बिना पेशेंट को ह्यूमिडिफ़ाई किए ऑक्सीजन देंगे, तो ऑक्सीजन गैस उसकी नेज़ल म्यूकोसा को ड्राई कर सकती है, नोज़ के अंदर वाली जो लाइनिंग है, उसे ड्राई कर सकती है और ड्राई म्यूकोसा होने की वजह से क्लाइंट में जो एयरवे है वो डैमेज हो सकता है, जिससे उसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है और रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बिना ह्यूमिडिफ़ाई किए ऑक्सीजन देते हैं तो इससे जो नेज़ल सिक्रीशंस हैं वो थिक हो सकते हैं और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफ़ाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये नेज़ल म्यूकोसा को ड्राई होने से प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ thiamine and niacin are prescribed for a client with alcoholism. Which body function maintained by these vitamins should the nurse include in teaching plan? किसी अल्कोहलिज्म से सफरिंग पेशेंट में यानी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले पेशेंट में विटामिन बी 1 और विटामिन बी 3 दिए जा रहे हैं। इस पेशेंट के पूछने पर टीचिंग प्लान में इस पेशेंट को ये विटामिन्स क्यों दिए जा रहे हैं, एज अ नर्स आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए न्यूरोनल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, बाउल एलिमिनेशन बढ़ाने के लिए, एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए या फिर प्रोथ्रोम्बिन डेवलपमेंट के लिए। देखिए, विटामिन बी 1 जिसे थायमीन कहा जाता है और विटामिन बी 3 जिसे नियासिन कहा जाता है, ये दोनों ही जो विटामिन हैं, ये आपके ग्लूकोज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी अच्छी तरह से हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर ये दोनों विटामिन इस पेशेंट को दे रहे हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट। न्यूरोनल एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, नर्व्स की एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर विटामिन बी 1 और बी 3 दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये विटामिन ग्लूकोज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी से इनकी एक्टिविटी बेहतर हो जाती है। ये दोनों विटामिन बाउल एलिमिनेशन, सर्कुलेशन या फिर प्रोथ्रोम्बिन डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट अ साइन ऑफ डिप्रेशन? इनमें से डिप्रेशन होने पर कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? लेथार्जी, डिसरप्टेड स्लीप, वर्थलेसनेस, ग्रेंडियोसिटी। अगर किसी क्लाइंट को डिप्रेशन है, अवसाद है, तो कौन सी फाइंडिंग उसमें नहीं देखने को मिलेगी? लेथार्जी का मतलब होता है आलस, तो ये डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में बिल्कुल देखने को मिलता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट सो नहीं पाते, उन्हें नींद नहीं आती है, थोड़ी देर सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है, डिसरप्टेड स्लीप होती है, ये भी बिल्कुल पाया जाता है। वर्थलेसनेस का मतलब होता है, हिंदी में एग्ज़ैक्ट आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है मूल्यहीनता या अव्यावहारिक। सिंपली आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं बेकार, यानी जो किसी का काम का ना हो, नॉट यूज़फुल। यानी डिप्रेशन वाले पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो किसी के लिए यूज़फुल नहीं है, वो बेकार है, वर्थलेस है, तो ये चीज़ वर्थलेसनेस है उसमें, तो ये चीज़ उसे फ़ील होती है।
फाइनली ऑप्शन डी हमारा बचता है, वही सही आंसर है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है खुद को सबसे ग्रेट समझना, सबसे बेहतर समझना, सबसे ऊपर समझना, सुपर समझना। ये चीज़ डिप्रेशन वाले पेशेंट में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। मेनिया वाले पेशेंट ज़रूर खुद को ग्रैंडियोस शो कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाला व्यक्ति कभी खुद को ग्रेट नहीं मानता, वो हमेशा खुद को वर्थलेस मानता है और थका हुआ रहता है, उसकी उसे नींद पूरी नहीं हो पाती और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, समाज से दूर रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। ये सभी चीज़ें जो है उसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हू फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलेरा एंड कंटैमिनेटेड वाटर? कॉलेरा डिजीज़ और कंटैमिनेटेड वाटर के बीच में किसने लिंक बताया था? लुईस पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन स्नो ने। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। जॉन स्नो वो पर्सन थे जिन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया था कि जो कॉलेरा डिजीज़ है उसका ट्रांसमिशन एयर के द्वारा नहीं होता, बल्कि कंटैमिनेटेड वाटर के द्वारा होता है। ये चीज़ बताने वाले जॉन स्नो ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person who is aloof, isolated, and does not socialize is considered to be एक पर्सन जो कि बिल्कुल सबसे अलग है, आइसोलेटेड रहता है और सोशलाइज भी नहीं है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? एम्बिगुअस, विड्रॉन, नेगेटिविज्म, अपैथी। क्वेश्चन में बताए गए तीनों शब्दों का लगभग मीनिंग सिमिलर है। सोशलाइज नहीं होना मीन्स अलग रहना, लोगों से दूर रहना, और इस चीज़ को हम विथड्रॉन टर्म द्वारा डिनोट करते हैं। कोई पर्सन विथड्रॉन है इसका मतलब वो लोगों से दूर रहता है, अकेला रहता है, सोशलाइज नहीं होता है। ये चीज़ विथड्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a client develops ventricular fibrillation in coronary care unit, what is the responsibility of the first person reaching the client? अगर एक पेशेंट आपका सीसीयू में एडमिट है, आप सीसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पर किसी पेशेंट को अचानक से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, तो आपने अगर मान लीजिए पेशेंट को सबसे पहले देखा, तो आप नीचे बताए ऑप्शंस में से क्या करेंगे? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे, डिफिब्रिलेशन करेंगे, का सीपीआर शुरू कर देंगे या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट कोरोनरी केयर यूनिट में सीसीयू में एडमिट है और अचानक उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, तो एज अ नर्स आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है इसे समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए आपका हार्ट है और ये इस हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। यहाँ पर जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें आप वेंट्रिकल्स कहते हैं, अगर ये वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बिना किसी प्रॉपर रिदम के बीट करने लग जाएँ, यानी कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ हो जाए, इतना तेज़ हो जाए कि आप इसे काउंट नहीं कर पाएँ और एब्नॉर्मल हो, नॉट नॉर्मल रिदम में हो, तो ये चीज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहलाती है। और बेसिकली कहा जाए सिंपल शब्दों में, तो ये एक लीथल डिसरिथमिया कंडीशन है, यानी कि इस प्रकार की रिदम डिस्टरबेंस होने पर क्लाइंट की डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप
ऐसे पेशेंट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसे वीएफ हो गया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन डेवलप हो गई है, तो बिना देर लगाए आपको इस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करना है और इस सिचुएशन में जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, वो होता है डिफिब्रिलेशन। यानी कि हम क्लाइंट को डिफिब्रिलेट करेंगे, उसे शॉक देंगे और शॉक के बाद जो ये एब्नॉर्मल रिदम है, ये स्टॉप होगी और क्लाइंट का जो पेसमेकर है हार्ट का, वो वापस से नॉर्मल इम्पल्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा और क्लाइंट की लाइफ बच जाएगी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब आप कोरोनरी केयर यूनिट में काम करेंगे, सीसीयू में काम करेंगे, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन होते ही आपको डिफिब्रिलेट करना है। ये वहाँ पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर के रूप में माना जाता है। यानी कि ऐसा होते ही आपको ऐसा करना है, आपसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ स्टैंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो आप क्लाइंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, ये बात सही है, लेकिन आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट पर्सन की हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, तो ये आपको बताना था। प्रायोरिटी वाइज़ आपको आंसर देना था। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में ऑक्सीजन से बात नहीं बनेगी। क्लाइंट की लाइफ को बचाने के लिए हार्ट रिदम को नॉर्मल करना होगा और वहाँ पर आपको डिफिब्रिलेशन करना ही पड़ेगा। इसके बाद ऑप्शन 3 के अंदर सी के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट के अंदर सीपीआर शुरू करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन करेंगे। तो ये चीज़ जो है इफ़ेक्टिव है, लेकिन पहले आपको डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा, ये प्रायोरिटी है। डिफिब्रिलेशन करने के बाद, शॉक डिलीवर करने के बाद, फिर आप अगर शॉक से बात नहीं बनती है, तो वहाँ पर सीपीआर दे सकते हैं, तो इट इज़ नॉट द प्रायोरिटी एक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को आईवी रूट से एडमिनिस्टर करना। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तो इससे आप बेसिकली एसिडोसिस कंडीशन को ट्रीट कर रहे होते हैं, ना कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को। तो यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज़ डिफिब्रिलेट करना ही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के बाद इनमें से कौन-सा प्रोसेस इम्पेयर हो सकता है, यानी इस प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है? जजमेंट इम्पेयर हो सकता है, स्पीच इम्पेयर हो सकती है, थॉट इम्पेयर हो सकते हैं या मेमोरी इम्पेयर हो सकती है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के बाद मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में किस फंक्शन का, किस बॉडी फंक्श प्रोसेस का इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेमोरी। अगर किसी क्लाइंट को आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें थोड़ी देर के लिए मेमोरी इम्पेयर हो सकती है, यानी उसकी याददाश्त जा सकती है। इसे हम रिवर्सिबल रेट्रोग्रेड एमनीशिया का नाम देते हैं, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी लॉस इसमें देखने को मिलता है। थोड़े समय के लिए पेशेंट को इस प्रोसेस के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो क्या बताएँगे? तो ये होता है कन्फ्यूज़न। ईसीटी देने के बाद क्लाइंट हमेशा आपको कन्फ्यूज़्ड मिलेगा एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस थेरेपी। हेडेक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पर देखने को कॉमनली मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री? मॉडर्न साइकियाट्री के फादर किन्हें कहा जाता है? सिगमंड फ्रेड को, बेंजामिन रश को, विलियम टुके को, एमिल क्रैपलिन को? This question is important for upcoming nursing competition exams. Yes, exactly.
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एमिल क्रैपलिन। एमिल कैप्रिल को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकाइट्री के रूप में जानते हैं। बेंजामिन रश का नाम आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकाइट्री के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकाइट्री हैं बेंजामिन रश, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकाइट्री हैं एमिल क्रैपलिन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। इसे हम 5 स्टार मार्क देंगे। थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम इज। लिथियम ड्रग जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन आदि के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, सिज़ोफ्रेनिया में इस्तेमाल की जाती है। इसका नॉर्मल थेराप्यूटिक सीरम लेवल कितना होता है? यानी बॉडी में ये किस रेंज के बीच में हो कि इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल बराबर बना रहे? ऑप्शन ए 0.8 से 1.2, ऑप्शन बी 0.5 टू 1.2, ऑप्शन सी 1 टू 1.2, ऑप्शन डी 0.9 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लिथियम जो ड्रग है वो 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में यदि हमारे ब्लड में रहती है तो इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये डिजीज़ को ट्रीट करती है। अगर इस ड्रग का लेवल 0.8 से कम हो जाए तो इस ड्रग के इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे, और 1.2 से ज़्यादा हो जाए तो इस ड्रग की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ड्रग को हमें लगातार ब्लड में मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो थेराप्यूटिक लेवल है, रेंज है, वो बहुत ही नैरो है। अगर थोड़ा भी इससे ऊपर-नीचे हुआ तो बॉडी के अंदर या तो इफ़ेक्ट नहीं होंगे या साइड इफ़ेक्ट्स आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the placental abnormalities in which a thin fibrous ring is present at the margin of chorionic plate where the fetal vessels appears to terminate is। आपको उस प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी के बारे में बताना है जिसमें कोरियोनिक प्लेट पर जिस जगह पर फीटल वेसल्स डिसअपियर होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, वहाँ पर एक फाइब्रस रिंग मौजूद रहती है। इसे डायग्राम से समझिएगा। जैसे ये प्लेसेंटा है आपका, ये फीटल वेसल्स यहाँ से अटैच्ड हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से अटैच्ड है। इसके बाद यहाँ पर छोटी-छोटी फीटल वेसल्स निकली हुई हैं। अब ये जो फीटल वेसल्स जिस जगह पर टर्मिनेट हो रही हैं, इस जगह पर एक पतली थिन फाइब्रस लेयर अगर मौजूद होती है, तो ये प्लेसेंटा की कौन-सी एब्नॉर्मलिटी को बताती है? किस टाइप के प्लेसेंटा को बताती है? सिंपली आपको बताना है। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, प्लेसेंटा स्पूरिया। The right answer is option C, placenta marginata. This type of placenta is known as placenta marginata, जिसमें फीटल वेसल्स जिस जगह पर खत्म हो रही हैं वहां पर एक मार्जिन ऑफ थिन फाइब्रस रिंग पाई जाती है, मार्जिन्स पर प्लेसेंटा मार्जिनेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the parents of a newborn ask the nurse why their infant must be tested for phenylketonuria. The appropriate response by the nurse is to। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर फिनाइलकीटोनुरिया का टेस्ट क्यों करवाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए
टू प्रिवेंट मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन ना डेवलप हो जाए, इस चीज को रोकने के लिए। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है बच्चे का मानसिक विकास पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाना। ऑप्शन बी में है प्रिवेंट क्रॉनिक लंग इन्फेक्शंस, बच्चे में लंग्स के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ऑप्शन सी ट्रीट कंडक्टिव डीफनेस इफेक्टिवली, बच्चे में कंडक्टिव डीफनेस ना हो जाए इसे ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन डी ट्रीट हिमेचूरिया एंड प्रोटीन्यूरिया बिफोर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप, बच्चे में कॉम्प्लिकेशन के रूप में हिमेचूरिया और प्रोटीन्यूरिया कंडीशन ना डेवलप हो जाए इसे रोकने के लिए। फिनाइल कीटोनूरिया टेस्ट क्यों करवाया जाता है जन्म के बाद? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब थोड़ा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर अ, अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक सब्सटेंस की कमी हो जाए, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाए, तो हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन के लेवल के बढ़ने की वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, यानी बच्चे का मानसिक विकास रुक सकता है, बच्चा पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। इस चीज को पता करने के लिए, ट्रीट प्रिवेंट करने के लिए हम जन्म के बाद फिनाइल कीटोनूरिया टेस्ट करवाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का सब्सटेंस नहीं बनता, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, और मेटाबोलाइज नहीं होने की वजह से बॉडी में फिनाइल एलेनिन का लेवल लगातार बढ़ता है, और फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे में प्रॉपर मानसिक विकास नहीं हो पाता, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और यही चीज फिनाइल कीटोनूरिया नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, फिनाइल कीटोनूरिया कंडीशन के अंदर बच्चे के शरीर में फिनाइल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस सब्सटेंस की कमी हो जाती है। इसकी कमी की वजह से फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलाइजेशन नहीं हो पाता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, और बॉडी में इसका लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे तो नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए रेगुलर अपलोड की जाने वाली इन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पर पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।